नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14। DEET+B TGT PGT हिंदी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ एक प्रश्न के साथ जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे कहीं पर किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हो या NTA नेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT परीक्षा हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। कम समय में अधिक प्रश्नों को करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं एक प्रश्न के साथ और अन्य उसके तथ्यों पर भी बार बार रिवीजन करते हुए प्रश्नों को, क्योंकि आप लोगों को जब परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हिंदी साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु है, हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, बनारसी दास कृत अर्धकथानक की विधा क्या है? तो अर्धकथानक किस विधा की रचना है? बनारसी दास कृत यानी बनारसी दास जैन है। ये भाई चतुर्वेदी नहीं है। एक लेखक हुए हैं हमारे बनारसी दास चतुर्वेदी, एक है बनारसी दास जैन। ऑप्शन में आप लोगों को दोनों देखने को मिलेंगे। तो ये पूछा जा सकता है अर्धकथानक किसकी रचना है? चतुर्वेदी नहीं लगानी है, आपको जैन पर टिक लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। एक एक प्रश्नों को समझ के साथ उसके तथ्यों को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक ही आपके परीक्षा में प्रश्नों को गलत करा देती है। तो देख लेते हैं। ये आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है बनारसी दास जैन द्वारा कृत अर्धकथानक। और एक यहाँ पर पॉइंट और मुझे ध्यान आ रहा है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। एक रचना है अर्धकथा, एक है अर्धकथानक। तो एक दूसरे से मिलते जुलते जो रचनाएं है या बिंदु है, उनको भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। जो ये रचना है, ये है डॉक्टर नगेंद्र जी की। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 1988 की इनकी आत्मकथा संबंधी रचना है। ये भी इनकी आत्मकथा है। अर्धकथा, अगर आत्मकथा पूछी जाए तो डॉक्टर नगेंद्र जी की, अगर अर्धकथानक आत्मकथा पूछी जाए तो बनारसी दास जैन की ये रचनाएं है। तो देख लेते हैं आगे और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अर्धकथानक जो रचना है बनारसी दास जैन की हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। ये पूछा जा सकता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? वो है बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथानक। उसके बाद देख लेते हैं, यह आत्मकथा 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। सन भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र जी की जो आत्मकथा है वो 1988 में लिखी गई, और ये 1641 में। और किसके द्वारा? बनारसी दास जैन द्वारा। यह आत्मकथा ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के रहने वाले जैन जोहरी थे। किसके बारे में बताया हुआ है? बनारसी दास जैन द्वारा बनारसी दास जैन के संबंध में कहा है कि इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो आमेर में भी रहा करते थे। और अन्य जो रचनाएं देख लेते हैं कुछ, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं है ये। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय जी की, जिसमें कि प्रेमचंद के जीवन पर आधारित ये जीवनी है। ये भी ध्यान रखना है। और चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है निर्मल वर्मा जी का। और बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और यह चित्रण कितना ठीक है उसके जैसे ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन कहा है कविता के संबंध में, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है?
ये कथन कहा गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। महादेवी वर्मा ने कहा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और यह चित्रण जितना ठीक है कि उसके जैसे ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। ये कथन कहा है महादेवी वर्मा जी ने। बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा जी के संबंध में और उनकी जो कविताएं संग्रह है वे भी परीक्षाओं में कई बार पूछ ली जाती है और इनको क्रम वाइज लगाने में का भी प्रश्न बनता है। तो देख लेते हैं। निहार जो कि 1930 के में कविता संग्रह है इसका, रश्मि 1932 का, निर्जा 1934, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा जो कि अनुदित है 1959, प्रथम आयाम 1974, प्रथम आयाम जो है 1974 और अग्निरेखा 1990 की ये कविताएं संग्रह है। और निहार जो कविता संग्रह है महादेवी वर्मा जी का, इनका पहला कविता संग्रह माना जाता है और इनका प्रथम संस्करण जो है 1930 में गांधी हिंदी पुस्तक भंडार प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ। इसकी भूमिका, निहार की भूमिका किसने लिखी, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो निहार की भूमिका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखी गई। इस संग्रह में महादेवी वर्मा की 1923 से लेकर 1929 तक के बीच की लिखी गई कुल 47 कविताएं संग्रहित हैं। निहार में जो है, निहार इनके कविता संग्रह में 1923 ईस्वी से लेकर जो 1929 ईस्वी तक लिखी गई लगभग जो है कुल कितनी कविताएं संग्रहित की गई है, 47। उसके बाद देख लेते हैं आगे। निहार की विषय वस्तु के संबंध में स्वयं महादेवी वर्मा जी का कथन उल्लेखनीय है। स्वयं महादेवी वर्मा जी ने निहार की विषय वस्तु के संबंध में क्या कहा है, तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। निहार के रचना काल में मेरी अनुभूतियों में वैसी ही कोहतुल मिश्रित वेदना उमड़ आती है जैसे बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली अपर्यायी सुनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। इन गीतों में कोहतुल मिश्रित वेदना की अभिव्यक्ति है। बढ़ते हैं आगे। तीसरे प्रश्न नंबर हमारा 3। निम्नलिखित में से काव्य के संबंध में किस विद्वान का कथन सही है। इनके संबंध में, काव्य के संबंध में जो ये कथन दिए गए हैं, ये पूछा हुआ है किस विद्वान का कथन सही है। तो देख लेते हैं सभी कथनों को पढ़ करके कि काव्य के संबंध में किस विद्वान ने क्या कथन कहा है। तो विश्वनाथ ने जो कहा है, विश्वनाथ जी के अनुसार जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। किसने कहा, विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने जो है वाक्यम रसात्मक काव्यम कहकर काव्य की परिभाषा दी है। तो बढ़ते हैं आगे। ये कथन बिल्कुल सही है विश्वनाथ जी का। उसके बाद जो है आचार्य भामा जी के अनुसार शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्दों का अर्थ सहित संयोजन काव्य है। तो ये कथन भी जो है भामा जी द्वारा कहा गया है, तो बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। ये कथन भी जो है शुक्ल जी द्वारा कहा गया है कविता के संबंध में कि कविता को उन्होंने वह साधन बताया है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ जो है मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा का निर्वाह होता है। तो देख लेते हैं आगे। ये आंसर हो जाएगा हमारा भाई उपयुक्त सभी कथन सही है। तीनों के तीनों ये कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी सही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। तो प्रथम महाकाव्य हिंदी का कौन सा है, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना गया है और प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को माना गया है। देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ये हम देख चुके हैं। प्रथम महाकवि चंद बरदाई को माना गया है। हिंदी का पहला कवि चंद बरदाई जी को माना गया है, उनकी रचना पृथ्वीराज रासो के कारण। उसके बाद पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें 10,000 से अधिक छंद है। कितने छंद हैं, 10,000 से अधिक छंद बताए जाते हैं और तत्कालीन
प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। यानी पृथ्वीराज रासो की भाषा पूछ ली जाए तो ऑप्शन के अनुसार हमें भाषा उसकी बतानी है, जिसमें डिंगल प्लस पिंगल भाषा मानी जाती है पृथ्वीराज रासो की, जिसमें डिंगल के अंतर्गत अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग है भाई, और पिंगल के अंतर्गत अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा हमें देखने को मिलती है। तो डिंगल बनती है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा से और पिंगल बनती है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ब्रज भाषा के ब्रज भाषा को शब्दों का अधिक प्रयोग होने के कारण जो है इसकी भाषा पिंगल मानी जाती है। पिंगल, अगर पिंगल ऑप्शन में ना हो, ब्रज दी गई हो तो ब्रज भाषा हम लगाएंगे, अगर डिंगल पिंगल भाषा दी गई हो तो डिंगल पिंगल हम लगाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शनों के अनुसार इनकी भाषाओं को हमें देखना है। साथ ही इसमें अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो लगभग जो है 6 भाषाओं के प्रयोग हमें पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत देखने को मिलता है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में। उसके बाद देख लेते हैं रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसके रचनाकार तुलसीदास है। पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार जयसी जी है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं भाई, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है हमारा प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का हिंदी का जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रिय प्रवास एक जो है विरह काव्य है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो हरिऔध जी को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना गया है। इसका रचनाकाल 1909 से लेकर 1913 तक माना जाता है। इस समय में प्रिय प्रवास की रचना की गई, ये पूछा हुआ है और ये बताया हुआ है भाई। और प्रश्न में कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इसका प्रकाशन वर्ष, जो कि 1914 में किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे, कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए भी उससे भिन्न है। उसके बाद जो अन्य महाकाव्य है जैसे कि साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। लोकायतन जो है पंत जी का है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6 हमारा देख लेते हैं। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं। यह कथन किसका है? सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं। यह कथन जो है रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया है। तो देख लेते हैं रामविलास शर्मा जी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो रामविलास शर्मा जी आप सभी को पता है एक प्रगतिशील आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो देख लेते हैं रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उच्च गांव सानी में हुआ और मृत्यु इनकी 30 मई 2000 को मानी जाती है। और एक प्रगतिशील साहित्यिक आलोचक, भाषाविद, कवि व विचारक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए हैं। और साहित्य आलोचना की इन्होंने जो है 3 पुस्तकें लिखी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई है और परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। ये जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है। तो देख लेते हैं प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य, जो कि 1949 में ही लिखी गई दोनों। उसके बाद जो है साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968 की ये पुस्तक है। तो ये तीनों पुस्तकों, ये तीनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है रामविलास शर्मा जी की। और अन्य रचनाओं को भी हम जो है आगे चल के पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद जो है प्रेमचंद और भारतेंदु युग, आस्था और सौंदर्य, ये कई बार पूछा गया भैया। आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद आदि जो रचनाएं रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। औचित्य रससिद्धस्य चित्रम काव्यस्य जीवितम। तो औचित्य को जो काव्य की आत्मा किन्होंने माना है, ये आप सभी को पता है क्षेमेंद्र जी ने। तो ये पंक्ति किसके विद्वान की है, किसके द्वारा कही गई है ये उक्ति? तो ये जो है क्षेमेंद्र जी की है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्षेमेंद्र, ये आप सभी को पता है।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? तो ये किस पाश्चात्य आलोचक का मत है भाई? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है, ये कहा है कोलरिज ने। कोलरिज का ये कथन है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान है। तो देख लेते हैं कोलरिज के संबंध में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सैमुअल टेलर कोलरिज इनका पूरा नाम है भाई। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1772 को हुआ। कई बार जो है परीक्षाओं में DEET PGT हिंदी में पूछा गया प्रश्न है कोलरिज का जन्म कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1772। तो ये आपको ध्यान रखना है सन इसका। तो मृत्यु 25 जुलाई 1834 को मानी गई है इनकी हुई। और एक अंग्रेज कवि, दार्शनिक व रोमांस लेखक माने जाते हैं ये, और जिन्होंने अपने मित्र विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इंग्लैंड में रोमांस आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये लेक पोइटस की स्थापना भी इन्होंने की थी। वे अपनी कविताओं में जो हैं द राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर और कुबला खान के लिए जाने जाते हैं। ये भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9, भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान के द्वारा ये कथन कहा गया है? तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है भारतेंदु जी के संबंध में। भारतेंदु जी का जो प्रभाव है भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा, ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो देख लेते हैं आगे शुक्ल जी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने लिखा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं है सूरदास, त्रिवेणी भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना रही है भाई। विचार संधि, चिंतामणि इनका निबंध है, रश्मिमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप लोगों ने देख ही लिया, साथ ही मित्रता। ये सभी रचनाएं शुक्ल जी की है और परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 10 हमारा, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही जो रचना है अभी हमने ऊपर ही पढ़ी थी। कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा प्रेमचंद के जीवन से संबंधित रचना है। उनकी जीवनी को दर्शाया गया है। इस पुस्तक में प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया गया है। कलम के सिपाही के जो रचना है, जो पुस्तक है, इसमें अमृत राय ने प्रेमचंद के जीवन के संबंध में जो है बताया है। और कलम का सिपाही को मूल रूप से प्रकाशित कराया गया 1962 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। कलम का सिपाही ये पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई है। अमृत राय जी ने ये पुस्तक इतनी अच्छी तरह लिखी है कि उन्हें 1963 ईस्वी में इस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो गया था। और प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई जो रचना है वो है गोदान, गबन, कर्म भूमि, कफन, सेवा सदन, मानसरोवर आदि रचनाएं जो हैं प्रेमचंद जी के काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रही है। जैसे सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 रहा, गोदान का 1936। जितने भी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, जितने उनके उपन्यास हैं, उनके प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को, तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। प्रेमचंद, भारतेंदु युग, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद। ये यहाँ वो आएगा भाई कोमा, अल्प विराम आएगा बीच में। तो ये आस्था और सौंदर्य एक रचना है। उसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद एक रचना है। तो इस प्रकार से रामविलास शर्मा जी की आस्था और सौंदर्य कई बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे?
तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सदल मिश्र। सदल है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। सदल मिश्र आएगा आंसर। तो देख लेते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई, ऐसा माना जाता है। और इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया। और इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों, कौन कौन से, एक लल्लू लाल जी रहे और एक सैदल मिश्र रहे, की नियुक्ति की। लल्लू लाल ने प्रेम सागर नाम से रचना लिखी, जो कि प्रेम सागर ब्रज भाषा में रचित रचना है। और सदल मिश्र जी ने नासिक के तोपखान की रचना की। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला और रघुवंश में एक दूत अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद भी इन्होंने किया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो पढ़ा लिखा इन संत कवियों में कौन था? तो वे थे सुंदरदास। सुंदरदास जी के संबंध में भी कुछ बिंदु देख लेते हैं भाई। सुंदरदास छोटी सी आयु में दादू के शिष्य बने, यानी कि दादू दयाल इनके गुरु का नाम है। कई बार सुंदरदास जी के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दादू दयाल। संत दादू दयाल जो है सुंदरदास जी के शिष्य रहे हैं। और फिर वे जो है काशी चले गए थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत, पुराणों का गंभीर अध्ययन किया। उन्हें जो है फारसी भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान था। इनके द्वारा विरचित छोटे बड़े 42 ग्रंथों की रचना की जाती है। तो ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि सुंदरदास जी द्वारा कुल कितने ग्रंथों की रचना की गई? तो कुल 42 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। और इसका प्रकाशन सुंदर ग्रंथावली नाम से हो चुका है। और इनकी रचनाओं में सुंदर विलास विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इन्होंने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि श्रृंगार रस का विरोध करने वाले लेखक कौन रहे हैं, संत कवि कौन रहे हैं? तो वे रहे हैं श्रृंगार रस का जो विरोध करने वाले जो संत कवि रहे हैं वे हमारे हैं सुंदरदास। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन इन्होंने हरड़े वाणी नाम से किया। और रैदास की रचनाओं का संकलन इन्होंने रविदास की वाणी नाम से किया। कबीर की रचनाओं का संकलन इन्होंने बीजक नाम से किया। ये सभी बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताइए। तो पद्मावत में जो हमारे अनुच्छेद हैं उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें खंड कहा गया है। तो सर्ग कहा गया है। कामायनी, जो कामायनी महाकाव्य है उसे सर्गों में बांटा हुआ है। और कांड बांटा हुआ है भाई। रामचरितमानस के अंतर्गत का हमें कांड देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमारे जितने अनुच्छेद हैं उसको किसी को जो है समय में बांटा हुआ है, समय कहा गया है। किसी को जो है सर्गों में सर्ग कहा गया है, किसी में जो है खंड कहा गया है, तो किसी में कांड कहा गया है। तो देख लेते हैं। पद्मावत जायसी की जो रचना है, पद्मावत हिंदी का महाकाव्य है। इसकी कथा जो है पूर्वार्ध का भाग जो है लोक प्रचलित तथा काल्पनिक है। और उत्तरार्ध का भाग यानी ऐतिहासिक है। पूर्वार्ध यानी जो कथा है उसके पहले का भाग, जो आगे का भाग होता है हमारा, वो माना गया है काल्पनिक, लोक प्रचलित। और जो उत्तरार्ध यानी कि बाद का जो हमारा कथा वस्तु रही है पद्मावत की, वो मानी गई है ऐतिहासिक। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। इसका जो नायक है राजकुल से संबंधित है। पद्मावत की पूरी कथा कितने सर्गों में विभक्त है? 52 सर्गों में विभक्त है, जिन्हें क्या कहा गया है? जिन्हें खंड कहा गया है। और जैसे जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है, जैसे कि पद्मावत हमने देखी ली, उसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और जो है कहरनामा और मसलनामा। ये जो है जयसी जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी एक रचना चित्ररेखा, और एक रचना आप लोगों को परीक्षा में बार बार देखने को मिलती है चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा जी का
एक प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा नाम से। और चित्ररेखा पूछ लिया जाए तो ये जो रचना है ये जायसी जी की है, सूफी कवि जायसी जी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 भाई। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुमार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ध्रुव भी और तितली भी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन चारूचंद लेख जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। तो आंसर है हमारा बी, चारूचंद लेख। चारूचंद लेख जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो चारूचंद लेख के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास जो है वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और ये भी पूछा जाता है ये रचना किस विधा की रचना है, क्योंकि यहाँ पर आत्मकथा होगी तो बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि ये आत्मकथा संबंधी रचना है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये 1946 में लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। और पुनर्वा 1973 तथा अनामदास का पोथा 1976 के जो ये इनके उपन्यास है। और कानन कुसुम, ध्रुव, तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और इनके अलावा जयशंकर प्रसाद जी की जो और अन्य रचनाएं हैं वे है चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, सज्जन, ये कल्याणी, उसके बाद जो है कामना, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ और स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ये सभी जो है नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं पूछा हुआ है और नहीं पर आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में पूछा गया है पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो बिल्कुल है और नहीं में जब हम ध्यान नहीं देते तो हमारे आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें प्रश्नों को गलत नहीं करना है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना ही जो है आप लोगों का प्रश्न ठीक करा देता है। जो प्रश्न हमारे बिल्कुल आसान होते हैं, आए हुए प्रश्न जो परीक्षा में गलत होते हैं वे इसी प्रकार से होते हैं कि हमें जल्दबाजी में हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि इसमें पूछा क्या गया है। तो जल्दबाजी में जब हम आंसर लगा देते हैं जिससे हमारा एक प्रश्न गलत हो जाता है, जो कि D+B के अंतर्गत 0.5 नेगेटिव मार्किंग के साथ जो होता है, जिसमें कि सीधे 4 प्रश्न गलत होने पर हमारा 1 नंबर जो है कट जाता है। तो इससे जो है इस चीज़ से आप लोगों को बचना है और प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। तो देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, तीनों के तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। बिहारी हिंदी की बोली है मगही। और जो है इसके साथ ही अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की ये 3 बोलियां हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। बिहारी हिंदी का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। और जो मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। जो मागधी अपभ्रंश का बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ और मागधी अपभ्रंश से जो बिहारी हिंदी निकली उसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। कौन कौन सी? पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी के अंतर्गत 2 बोलियां शामिल है। कौन कौन सी? एक हमारी मगही और दूसरी मैथिली। ये भी पूछा जाता है मगही जो है किस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, या जो है मैथिली किस पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है, या फिर जो है भोजपुरी कौन सी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये पूछा जाता है परीक्षाओं में प्रश्न। तो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, इसलिए हमने विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को जो है एक प्रश्नों के साथ अन्य महत्वपूर्ण
तथ्यों को भी साथ करते हुए हमें आगे बढ़ना है ताकि एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत ना हो। तो देख लेते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आने वाली दो बोलियां कौन कौन सी है। वो है हमारी मगही और मैथिली। और पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आने वाली जो बोली है वो है हमारी भोजपुरी। तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई, 85 अपभ्रंश में लिखी गई या पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। तो आंसर होगा हमारा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी जाने वाली जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती है। बढ़ते हैं आगे। अगला इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कुछ सिद्धों की जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। जो 8वीं सदी से में जो 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म वर्ज्यज्ञान की परंपरा का प्रचलन हुआ वही हमारे जो है सिद्ध कहलाए थे। और ये सभी नाथ ही थे जो सिद्ध आए थे, वे नाथों से ही निकल कर के आए थे। ये आप लोगों ने जब हमने सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य को पढ़ा था, जब हमने डिटेल से बिल्कुल एक एक बिंदु को अच्छे से समझते हुए किया था, तो सिद्ध धर्म की वर्ज्यज्ञान शाखे के अनुयायी सिद्ध कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और सिद्धों के जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शामिल है जैसे कि सरहप्पा की जो प्रमुख रचना है वो है दोहा कोश। इसका समय है 1769 ईस्वी। लुइयप्पा 1700 नहीं 700, तो माफ़ी चाहूँगी इसके लिए, 769 ईस्वी इसका समय है। उसके बाद लुइयप्पा का जो समय है 773 के लगभग लुइपाद गीति का इन्होंने जो है रचना लिखी। फिर है सबरपा 780 ईस्वी। इसकी इम्पोर्टेंट रचना है चार्यापद जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक है महामुद्रा वर्ज गीति और दूसरी है वर्ज योगिनी साधना। तो इस प्रकार से जो है सबरपा की जो परीक्षा में की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है चार्यापद। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है कण्हप्पा की रचना जो है 820 के लगभग इसका समय है और इनकी रचना है चार्य विनिश्चय और कण्हप्पाद गीति का। उसके बाद है डोंबिप्पा 840 ईस्वी के लगभग इसका समय है। डोंबी गीति का इनकी रचना है और योगचार्य इनकी इम्पोर्टेंट रचना है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार पूछी गई है। और अक्षर द्वीपोपदेश जो रचना है ये भी डोंबिप्पा की ही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है। तो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व माना है, ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई, ये विचार किसका है। तो ये कथन जो है ये विचार ये भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। आप लोगों को पता ही है भाई, शुक्ल जी के कथन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन होते हैं शुक्ल जी के। सभी कथनों को आपको ध्यान रखना है। कौन सा कथन जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत किसके संबंध में शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। तो देख लेते हैं आगे। और मैंने जो है कथनों से संबंधित भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के अंतर्गत लगभग सभी कथनों को मैंने आप लोगों को करा भी रखा है कि उनको बार बार रिवाइज भी कर लेना है। उन्हीं कथनों में से आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है। तो नहीं पर आपको ध्यान रखना है। एक है प्रेम संपत्ति लता, भाई ये लता है शायद, आप देख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि क्या कि रचना का क्या नाम है। जगमोहन ठाकुर जी की प्रेम संपत्ति लता है मैं आई थिंक। तो देख लेते हैं आगे। श्यामालता
और श्यामा सरोजनी, ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है जगमोहन जी की है, लेकिन प्रेम प्रलाप जो है भारतेंदु जी की रचना है। तो देख लेते हैं, प्रेम प्रलाप भारतेंदु जी की रचना है। इसका जो रचना वर्ष है 1777 ईस्वी माना जाता है। भारतेंदु जी की अन्य कीर्तियाँ हैं जो है भक्त सरस्वर, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल और प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद और एक रचना हमारी वर्षा बिंदु। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्षा बिंदु जो है रचना किस लेखक की है। उसके बाद ये आप लोगों के लिए 2 प्रश्नों का होमवर्क है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, विनय प्रेम पचासा और फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की खड़ी बोली की रचना है। उसके बाद प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तमन्ना लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमांजलि और बंदर सभा हास्य व्यंग्य रचना है। बकरी विकलाक बीन की हास्य व्यंग्य संबंधी रचना है। भारतेंदु जी की ये काफ़ी सारी रचनाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुहतुल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। जो ये पंक्तियाँ है ये किस रचनाकार की है? तो ये पंक्तियाँ जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की पंक्तियाँ हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रेमगंज जी से संबंधित और अन्य हम उनकी रचनाओं को देखें जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वो है भारत सौभाग्य, पराग रामागमन, संगीत, सुधा सरोवर और भारत सौभाग्य काव्य। भारत सौभाग्य नाटक 1888 में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया। भारत सौभाग्य इनका जो है महत्वपूर्ण नाटक रहा है। ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उसके बाद जो है 1881 में मिर्ज़ापुर से इन्होंने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज ने आनंद कादम्बरी नाम से एक जो है पत्रिका का संपादन भी किया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम, यही जो कुछ वस्तुकूटी में मेरी करो ग्रहण, संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार माने गए हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी द्वारा जो एकांतवासी योगी जो रचना है खड़ी बोली पद में लिखा गया है। जो उपयुक्त जो पंक्ति दी गई है ये पंक्तियाँ जो है श्रीधर पाठक जी की एकांतवासी योगी जो रचना से ही ली गई है। और एकांतवासी योगी इनका एक प्रेम खंड काव्य है। एक रमणी तथा उपेक्षित पुरुष एकांतवासी योगी बन जाता है। श्रीधर पाठक की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं मनोविनोद, धन विनय, गुणवंत हेमंत, देहरादून, एकांतवासी योगी और भारत गीत। उसके साथ ही एक है उज्जड ग्राम और साथ ही श्रांत पथिक। ये 3 रचनाएं जो है इनकी अनुदित रचनाएं है, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक और उज्जड ग्राम। और एकांतवासी योगी इनकी खड़ी बोली की रचना भाई। पढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। तो देख लेते हैं, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरत चट्टोपाध्याय जी की जीवनी पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ। विष्णु जी कोई 14 वर्षों की साधना का ये जो है ये रचना आवारा मसीहा ये इनका सफल माना जाता है, फल माना जाता है। और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए इन्हें ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। और विष्णु प्रभाकर की जो रचनाएं हैं ढलती रात, 54 मई और अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता है।
देता आया है। ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया है युद्ध और नारी, जो कि महादेवी वर्मा जी का निबंध है। तो देख लेते हैं, ये निबंध जो है श्रृंखला की कड़ियों 1942 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी के निबंध संग्रह में संकलित है। तो ये जो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में महादेवी वर्मा की समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। इसी निबंध संग्रह में युद्ध और नारी निबंध संकलित किया गया है। युद्ध और नारी नामक लेख में उन्होंने जो है युद्ध, स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान का गंभीर, वैश्विक और मौलिक चिंतन व्यक्त किया है। इन्होंने चांद पत्रिका का जो है कार्यभार भी संभाला है। कि इन्होंने महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए जो है पद्म भूषण की भी उपाधि दी हुई है महादेवी वर्मा जी को। और उनकी रचना यामापरी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, ये आप सभी को पता ही है। और निहार जो इनका काव्य संग्रह है 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960 आदि की महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी की विषय वस्तु बनाया है? तो असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस कहानी में कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया है, ये हमें देखना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामोफोन में रिकॉर्ड। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड जो रचना है वो एक कहानी है जैनेंद्र जी की। इसमें असंतुष्ट कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया हुआ है। इसमें मनोविश्लेषणात्मक के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं जैनेंद्र जी। और 1971 में इन्हें पद्म भूषण तथा 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद देख लेते हैं, सुनीता 1935 की रचना है। और त्यागपत्र 1937, सुखदा 1953 आदि इनके ये उपन्यास है। सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, ये सभी इनके उपन्यास है। उसके बाद जो है, जब इनके नारी चित्रण भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजर रहे थे, तो जो इनके उपन्यासों में ये देखने को मिलता है भाई, उनके नारी चित्रण में भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति हमें इनके उपन्यासों में देखने को मिलती हैं। इनकी अन्य जो कहानियाँ हैं वो है फांसी, वायतियान, एक रात, पाजेब, दो चिड़िया आदि इनकी प्रमुख प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। कई बार ये पूछा जाता है जैनेंद्र जी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो फांसी इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित इनका कहानी संग्रह है 1933 का। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो ये हमें किस उपन्यास में देखने को मिलती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें हमें एक रईस साहूकार के जो है मदन मोहन के पतन की कहानी देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, जिसकी रचना लाला श्रीनिवास दास जी ने 25 नवंबर 1882 ईस्वी में की। और इनके 41 छोटे बड़े प्रकरणों में ये उपन्यासों को विभक्त किया है। और अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर उसके सुधार की कहानी सुनाई है। और उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्रों में शामिल हैं मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंभू दयाल और ब्रजकिशोर नूतन ब्रह्मचारी। भाई ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में लिखा गया बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। और आदर्श दंपति
ये यहाँ भाई थोड़ा सा ये यहाँ कट जाएगा। ब्रज किशोरी है इनका प्रमुख पात्र। तो ब्रज किशोर, स्वयंभू दयाल, मास्टर चुन्नीलाल। ये नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया 1886 का उपन्यास है। आदर्श दंपत्ति जो हैं लज्जाराम मेहता जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और परिणय जो उपन्यास है वो है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो प्रणदत्त जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त का नाटक है। तो स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस नाटक में 5 अंक है तथा अद्यों की योजना दृश्यों पर आधारित है। और देख लेते हैं स्कंदगुप्त नाटक के अन्य पात्रों में शामिल है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, चक्रपालिक, बंधु वर्मा और भीम वर्मा, श्रवनाग और कुमारदास, धातुसेन। कुमारदास ही है भाई धातुसेन। उसके बाद पूर्वगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, देवसेना आदि जो है स्कंदगुप्त नाटकों के पात्र है। उसके बाद देख लेते हैं कल्याणी परिणय जो है 1912 में कल्याणी परिणय के जो पात्र है चंद्रगुप्त, कार्नेलिया, सेल्यूकस आदि। उसके बाद राज्यश्री 1915 का नाटक है इनका। अन्य पात्र है ग्रहवर्मन और राज्यश्री आदि। अजातशत्रु के 1922 का नाटक है और इनके पात्र है बिम्बसार, उदयन, पद्मावती, वासवी और प्रसेनजित आदि। तो ये जो जयशंकर प्रसाद के नाटक है, नाटकों के जो ये पात्र है, इनमें से भी काफ़ी बार हमें परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं। इसलिए सभी जो जयशंकर प्रसाद के जितने भी ये नाटक है प्रमुख इनके प्रमुख पात्रों को तो आपको ध्यान रखना ही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं भाई। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंदुलारे वाजपेयी जी है। नंदुलारे वाजपेयी जी के संबंध में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में इसका प्रकाशन हुआ। नंदुलारे वाजपेयी शुल्कोत्तर युग के जो प्रख्यात समालोचक माने जाते हैं। तो देख लेते हैं आगे। उन्होंने काशी प्रचारणी सभा के सूरसागर का तथा बाद में गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का संपादन किया। नंदुलारे वाजपेयी जी कहते हैं, हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो किसमें? जायसी में। ये जो कथन कहा गया है ये कहा गया है नंदुलारे वाजपेयी जी के द्वारा कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो किस में है? जायसी जी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि नंदुलारे वाजपेयी के प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें रही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। आचार्य भरतमुनि के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। तो शंकुक के सिद्धांत का नाम जो है हमारा वो है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद जो है शंकुक का सिद्धांत रहा है। तो देख लेते हैं। भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भरतमुनि रससूत्र के ये प्रमुख 4 व्याख्याता रहे हैं, व्याख्याकार रहे हैं रस के। तो देख लेते हैं शंकुक का जो सिद्धांत है अनुमितिवाद, इसको न्यायमूर्तिनुसारी सिद्धांत माना गया है। इसका जो कारण है इसका कारण उसका अनुमति प्रदान होना ही है। और जो भट्टलोलट का है उसका सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी कह सकते हो। शंकुक का है अनुमितिवाद या अनुमानवाद भी कह सकते हैं। और भट्टनायक का है भुक्तिवाद या भोगवाद भी कह सकते हैं भाई, भोगवाद। उसके बाद जो है अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। इस प्रकार से इन चारों व्याख्याताओं के जो ये वाद है इनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और संपूर्ण हिंदी का निचोड़ हम जो है इन प्रश्नों के माध्यम से करते हैं।
संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप लोगों के वे बार बार रिवीजन होते रहे। तो बार बार रिवीजन के साथ जो है प्रश्नों को हम अधिक से अधिक तथ्यों को करने की कोशिश करते हैं कम समय में अधिक प्रश्नों को जो है करने का हमारा उद्देश्य होता है, ताकि परीक्षा तक जो है आप लोगों की अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन हो सके। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। I.A. रिचर्ड्स एक पाश्चात्य लेखक हुए हैं। हमारा 2 काव्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों आते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे जितने संस्कृत के आचार्य रहे हैं, जैसे कि भरत मुनि, भामा, रुद्रट, वामन और क्षेमेंद्र और कुंतक आदि जितने हमारे आचार्य रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत जितने हमारे पाश्चात्य विद्वान रहे हैं, जिन्होंने कविता की परिभाषा दी है, अपने जो है ग्रंथ लिखे हैं और उसमें जो सिद्धांत इन्होंने बताए हैं, उनसे संबंधित जितनी भी हमारी जो उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, उनको भी परीक्षाओं में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे आते हैं, तो वे भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ था DSSB PGT हिंदी के अंतर्गत जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए गए थे। लगभग जो है 50% प्रश्न हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ही पूछ लिए गए थे। तो DSSB एक ऐसा जो बोर्ड है जिसमें जो उनका सिलेबस बिल्कुल जो है सिलेबस ऐसा नहीं है कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस पार्ट से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण सिलेबस में से जो है किसी भी पार्ट को वो अधिक या कम जो है रख सकते हैं। किसी भी आप लोगों को की जब तैयारी हो तो हर एक पार्ट की इक्वल रूप से तैयारी होनी चाहिए, जिसमें कि व्याकरण का भी काफ़ी अपना एक अहम रोल होता है। हिंदी व्याकरण से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही काव्य शास्त्र संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं अधिक, और या फिर जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर भाषा विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं, और साहित्य से संबंधित तो पूछे ही जाते हैं। तो ऐसा होता है कि किसी भी पार्ट से अधिक या कम प्रश्नों को वे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरह अच्छे से एक एक प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हुए जो है उसके संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। पूछा क्या गया है कि I.A. रिचर्ड्स की जो कौन सी रचना नहीं है, तो इसमें से जो है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स जी की है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी जो है रिचर्ड्स जी की रचना है। कोलरिज ऑन इमेजिनेशन भी रचना जो है रिचर्ड्स की है। लेकिन नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर ये रचना रिचर्ड्स की नहीं है। तो ये रचना रिचर्ड्स की नहीं है तो किसकी है? तो ये रचना है एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं T.S. इलियट जी की है। नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर्स जो ये रचना है ये T.S. इलियट्स जी की है। उसके बाद देख लेते हैं I.A. रिचर्ड्स का जो रचना काल है 1924 से 1936 के मध्य माना जाता है। I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित पुस्तकें प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये हमने देख ही ली थी 1924 की, साइंस एंड पोइट्री 1926 की, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, कोलरिज ऑन इमेजिनेशन 1934 की रचना है। 1 दर्जन ग्रंथों में से प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना हुई है किनकी? I.A. रिचर्ड्स की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भाई हमारा, वो है प्रश्न नंबर 30। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई तो शब्दों में बोलने पर जो है शब्द इधर उधर हो रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ये देख लेते हैं।
तो काफ़ी लगभग 1 घंटे की वीडियोस हो चुकी है। तो आज हम केवल 30 प्रश्नों को ही आज के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करेंगे। आई होप आप लोगों को आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए हैं प्रश्न और लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करना और साथ ही कमेंट करके भी ये बताना कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और जो है आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। साथ ही जो बच्चे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि हर रोज़ जो हमारी हिंदी जो एक दिन छोड़ करके एक दिन अब हम क्लास लेने लगे हैं। भाई पहले हम कुछ दिनों तक हर डेली क्लास लेते थे, तो आप पीछे की वीडियोज़ में जा कर के सभी क्लास को देख सकते हो। और साथ ही जो हम साथ साथ मैराथन क्लास के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी के निचोड़ को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको भी आप लोग साथ साथ देख सकते हो, ताकि आपकी हिंदी विषय से संबंधित आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अधिक प्रश्नों का रिवीजन हो सके। तो इसी के साथ देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 30। तो प्राणचंद चौहान का जो संबंध है भक्ति की किस शाखा से है, तो भक्ति की किस शाखा से प्राणचंद चौहान जी का संबंध माना जाता है? ये माना जाता है राम भक्ति शाखा से। तो प्राणचंद चौहान जो है भक्ति काल के कवि रहे हैं, राम भक्त शाखा से संबंधित रहे हैं। प्राणचंद चौहान जी का जो रचना है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, रामायण महानाटक रचना किसकी है? तो प्राणचंद चौहान जी की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, काफ़ी बार हमें परीक्षाओं में देखने को मिली है। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस भाई इतने ही प्रश्नों को हम करेंगे। तो जो बाकी के बचे हुए प्रश्न हैं मैं आगे नेक्स्ट क्लास में कराने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इसलिए आप लोगों को लाइक और कमेंट अवश्य ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।